जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। अब भारत के भूगोल की श्रृंखला हम शुरू किए थे लुसेंट से, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो और हम लेकर आए हैं आगे उसी के। चलिए हम इसको कवर करते हैं और देखते हैं क्या कहता है आगे। ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है आप पिछला वीडियो देखे होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेंगे और भूगोल को अच्छे से समझेंगे। और हम आपसे बोले थे कि केवल 2 मिनट आप मैप के पास जाकर के खड़ा हो जाइएगा। दोस्तों ये लुसेंट है, ये लुसेंट का हम अगला भाग चलते हैं। हम आपको बता चुके थे कि भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो हम 7 देश ये हम पढ़ चुके थे, और इसकी किलोमीटर की लंबाई और राज्यों की लंबाई भी हम ध्यान रख चुके थे। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी लाइन के नीचे एक नोट लिखा होगा। ये नोट है भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। कुछ नहीं करना है, मैप के पास आइए। मैप के पास आकर के अगर आपको मैप धीरे धीरे आपको मैप जो है समझना आ जाएगा। अब मैप के पास अगर आप खड़े रहे तो बस मैप के पास जाकर के आपको देखना है और खड़ा होना है। अब 2 मिनट बस आप इसके पास जाके खड़ा हो जाइएगा तो वाकई में ये आपको जो है देखने के लिए प्रेरित कर देगा, खुद ही कहेगा कि हमको देखो। चलिए इस मैप को हम बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। अगर आप क्रम से चलिएगा इस साइड से तो आपको गुजरात मिलेगा, ऊपर में उसके राजस्थान, उसके ऊपर पंजाब, जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख मिलेगा। आप देखिए, आप खुद देख लीजिएगा, खड़ा होइएगा, नंबरिंग कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, नंबरिंग। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, कश्मीर 4, लद्दाख 5। उसके नीचे आइएगा हिमाचल प्रदेश 6, उसके नीचे आइए उत्तराखंड 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, सिक्किम 10। आप इसको बस नंबरिंग करते अपने मन में ही चलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इधर से आए तो अरुणाचल प्रदेश 11, नागालैंड 12, मणिपुर 13, मिजोरम 14, त्रिपुरा 15, मेघालय 16, आसाम 17 और ये पश्चिम बंगाल 18, ठीक है। तो कुल 18 ऐसे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, पड़ोसी देशों के साथ। इसमें 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश को भी गिन लिए थे, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 पड़ोसी राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। हमारे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए ये आप बात ध्यान रखिएगा, और आपको रटना नहीं है, ये रटने से नहीं क्लियर होगा, ठीक है। ये आपको इमेज बनाना पड़ेगा। जब तक आप इमेज नहीं बनाइएगा तब तक ये सब चीजें आपको रटने से याद नहीं होगा, एग्जाम में गलती हो जाएगा। और इनका क्रम भी सजाने के लिए देता है। तो कुल मिला जुला करके हमको मैप से मोहब्बत करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अगला लाइन है दोस्त आपका, देखिएगा। हम थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, जल्दी लेके चलते हैं, ठीक है। भारत के जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश है। पाकिस्तान, मालदीव, पाकिस्तान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में है, मालदीव दक्षिण पश्चिम में है, श्रीलंका ठीक भारत के नीचे है। आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यही है श्रीलंका, यह है श्रीलंका। यहां पे आपको श्रीलंका एक देश मिलेगा। उसके बाद देखते हैं, श्रीलंका के बाद आपको मिलेगा बांग्लादेश। वो पश्चिम बंगाल भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, आपको पता ही है। म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार के ठीक नीचे है थाईलैंड। उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अंडमान निकोबार जब हम लोग पढ़ेंगे तो निकोबार से ही इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप शुरू होता है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब उसके बाद आपको यह कटघरा मिलेगा कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंधित भारतीय राज्य, ठीक है। आप केवल मैप को देखिएगा, मैप को देखिएगा। क्या आपको नहीं दिख रहा है? आप ध्यान से मैप को देखिएगा। ये बांग्लादेश है। आप खुद देख करके बताइए बांग्लादेश से कौन सा ऐसा राज्य सीमा साझा करता होगा जो सबसे अधिक लंबाई में होगा। बांग्लादेश को हम लोग पढ़े थे दोस्त। बांग्लादेश हमारे भारतीय राज्यों से 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर, जिसमें अकेले पश्चिम बंगाल, देखिए एक साइड का पूरा पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से एक साइड से पूरा सीमा साझा करता है। अप्रोक्स 2200, अप्रोक्स राउंड फिगर का नंबर है, ध्यान रखिएगा। 2200 किलोमीटर जो है पश्चिम बंगाल अकेले सीमा साझा करता है। आप खुद देखिएगा। और ये पता कैसे चलेगा, याद कैसे होगा? बार बार मैप को देखने के लिए, बार बार मैप के पास अगर आप जाके खड़ा होते हैं तो बार बार आपको ये सब इमेज बनना शुरू हो जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए नेपाल को देखते हैं। तो नेपाल से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो बिल्कुल गलत
गलत है। नेपाल से 651 किलोमीटर की जो ये उत्तर प्रदेश की सीमा है ये गलत है। सबसे अधिक जो है भारतीय राज्य जो नेपाल से सीमा साझा करता है वो अपना बिहार, अपना कौन सा राज्य, बिहार, जो अप्रोक्स 720 या 730 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 720 या 730 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आप वहां पे छोटा सा एक मेंशन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है म्यांमार। उसके बाद क्या है, म्यांमार। म्यांमार को ध्यान से देखिएगा तो सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपको यहां पे मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे अधिक भारतीय राज्यों से सीमा साझा करेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सबसे अधिक सीमा साझा करेगा। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होता है, कुछ कुछ बोला जाता है, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो चूंकि ऑफलाइन में जल्दी जल्दी और तेज बोलने का आदत है तो आप इसको जरा सा इग्नोर कीजिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश जो है आप ध्यान से देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से ज्यादा लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला लाइन है आपका भूटान। भूटान से असम की सीमा सबसे अधिक है। मैप के पास जाकर के खड़ा हो जाना है और देखिए ये वाला भूटान है। और अन्य देशों की, अन्य राज्यों के भी देख लीजिए, सिक्किम थोड़ा सा है, पश्चिम बंगाल थोड़ा सा है, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा है, लेकिन असम आप देखिएगा इन सभी के तुलना में सबसे अधिक असम राज्य की तुलना है। ठीक है, असम राज्य सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान से राजस्थान। पाकिस्तान से सबसे अधिक सीमा राजस्थान बनाएगा। ध्यान से देखिएगा 1100 समथिंग किलोमीटर का ये सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये है पाकिस्तान। थोड़ा सा मैप को हम नीचे कर देते हैं, मैप को नीचे कर देंगे तो ताकि आपको ध्यान से रहेगा। देखिए ये है पाकिस्तान। गुजरात को देखिए ना, बस थोड़ा सा ही सीमा साझा कर रहा है। पंजाब को देखिए ये भी थोड़ा सा, कश्मीर, लद्दाख ये भी थोड़ा सा, लेकिन सबसे अधिक अगर जो राज्य है तो वो है राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चीन को देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबा संबंधित राज्य, आप अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल राज्य को देखिएगा, वो सबसे अधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर पूरा 5 राज्य, भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसमें अप्रोक्स 2200 ये रखा हुआ है, अकेले 2216 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 730 किलोमीटर या 720 किलोमीटर आप ध्यान रखिएगा बिहार की सीमा साझा होता है। म्यांमार से सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश जो 520, भूटान के साथ असम, पश्चिम बंगाल के साथ 1170 किलोमीटर। ये 3-4 आप ध्यान रखिएगा जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है, 1170। ठीक है, 1-1 रुपया के लिए मोहताज है पाकिस्तान, तो इस चीज के आप नोट कर लीजिएगा कि हाँ 1-1 रुपया के लिए मोहताज है, तो 1-1 है। ठीक है, और चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश से लगभग 1080 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चलिए इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, चूंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये एवरेज बात है, ये एवरेज बच्चा भी जानता है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं जिन लोगों को ये सब देखना नहीं आता है। चूंकि ऑनलाइन जा रहा है तो ऑनलाइन तो कमजोर बच्चे भी हैं और तेज बच्चे भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक बात आपको बताना पड़ रहा है। तो जिनको आता है ये वीडियो उनके लिए नहीं है, बस आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, हम वो सब चीज आपको बताएंगे जो आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे होंगे लिखा है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, बांग्लादेश जो जल से भी लगा हुआ है, स्थल से भी लगा हुआ है, म्यांमार ये भी जल से और स्थल से लगा हुआ है, पाकिस्तान ये भी जल से और स्थल से लगा हुआ है। तो स्थल वाला भाग तो आप देख लिए। जब हम नदियां पढ़ाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा जल है, जल क्षेत्र है, और कौन सी नदी है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। अर्थात एक बार नदी बह रही है, अगर मान लीजिए ये नदी बह रही है तो इस साइड इंडिया है और इस साइड पाकिस्तान है। ठीक है, ऐसे कुछ सीमा साझा जल से भी होता है और स्थल से भी होता है। तो ये बात नदी का है, तो हम इस बात को नदी में आपको बता देंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब्र रखिएगा, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और ये सब चीजें रटना नहीं है, केवल मैप देख करके समझना है। आप मैप के पास जाइए, हम जैसे बता रहे हैं वैसे करिएगा। अगर आपको देखना है भारत का जल और स्थल से तीनों सीमा बनाना है तो भारत का ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप अपने पास रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन आपका लूसेंट का कह रहा है
कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पे इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात व पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छी बात है। चलिए इस सब चीज को भी हम क्लियर कर लेते हैं। और एक लाइन यहाँ पे छूट गया होगा, आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि भारत के जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैप में जाइएगा और भारत के उत्तर पश्चिम में जाइएगा तो आपको पाकिस्तान मिलेगा। अगर आपको मालदीव को देखना है तो भारत के दक्षिण और पश्चिम में जाइएगा तो आपको मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय देश मिलेगा। श्रीलंका तो ठीक भारत के नीचे है दक्षिणी इलाके में। और श्रीलंका को अगर हम दिखाएं आपको तो ये सब जो है कुछ कुछ आ जा रहा है, इसको हम डिलीट करते हैं। उसके बाद आपको हम श्रीलंका दिखाते हैं। ठीक है, आप श्रीलंका को जरा ध्यान से देखिएगा। ये है श्रीलंका। ये श्रीलंका है जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है। ये श्रीलंका जो है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है। ये श्रीलंका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड जो है म्यांमार के ठीक बगल में है और भारत के सबसे पूर्वी इलाके में म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। और उसके बाद इंडोनेशिया है। जब हम अंडमान निकोबार पढ़ेंगे तो निकोबार में निकोबार से सटे इसका सुमात्रा द्वीप शुरू होता है, तो वहां पढ़ लेंगे। जैसे अगर आप मैप में देखिएगा तो ये अंडमान निकोबार है, तो यहाँ से इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप शुरू होता है। तो जब हम लोग अंडमान निकोबार कवर करेंगे, है दिया हुआ है लुसेंट में, इस चीज को हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए इस मैप को हम छोटा करते हैं और अपने लुसेंट पे चलते हैं। ठीक है, तो ये सब देखने से होगा दोस्त, याद मत कीजिएगा। कोई भी सलाह नहीं देगा याद करने के लिए। भारत एवं जल स्थल से सीमा लगे देश हो गया। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अच्छी बात है, इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में है, जो बृहद निकोबार, ग्रेट निकोबार। जब अंडमान निकोबार हम आपको पढ़ाएंगे तो कार निकोबार, बृहद निकोबार, ये सब के सब आपको हम बात बताएंगे। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था, बात समझ गए। अब इसका इंदिरा पॉइंट नाम है और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे अगर हम एक नया पेज ले लें, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड अगर हम चेंज करें तो बैकग्राउंड मोड में जाएंगे और छोड़िए बैकग्राउंड क्या ही चेंज करना है। अगर ये हम गोल सा पृथ्वी बनाते हैं तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। और हम पढ़ चुके हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो यही है भारत। ठीक है, और इससे हल्का सा नीचे अंडमान निकोबार आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अंडमान है और ये निकोबार है। तो यहाँ पे है पिग्मिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसको हम अगर मैप में देखें तो मैप में अगर आप देखिएगा तो अंडमान निकोबार को अगर हम बड़ा करें तो, चूंकि अंडमान निकोबार हम आपको अलग से भी पढ़ाएंगे, लेकिन हल्का सा यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार है और यहाँ पे ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ये वाला इलाका, तो यहीं पे है पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, इसी को कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको ये सब बातें हम बता देंगे। बस आप ध्यान से बस देखते रहिए, कुछ करना नहीं है, मोबाइल खोल लीजिए, देखते रहिए। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू कश्मीर में है, ये गलत है, इसको आप लद्दाख लिख लीजिएगा। अब वो लद्दाख हो चुका है क्योंकि हमारा जो है जम्मू कश्मीर अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो ये इंदिरा काल जो है अब हमारा लद्दाख में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक है और पूर्वी बिंदु किबिथु वालांगू है। आगे बढ़ते हैं, जरा सा इसको मैप में देखिएगा। इस मैप को हम छोटा करते हैं ताकि ये बात आपको हम बता सकें। ठीक है, चलिए मैप को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको लिखते हैं यहाँ पे ताकि आपको ये बात हम बता सकें। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे है। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसका पहला नाम क्या था? इसका पहला का नाम पिग्मिलियन पॉइंट था, जो बृहद निकोबार में है। निकोबार भी 2-3 पार्ट में है,
कार निकोबार, मिडिल निकोबार, बृहद निकोबार। तो जब हम निकोबार आपको पढ़ाएंगे, ग्रेट निकोबार, तब आपको ये सब हम बात बताएंगे। बिल्कुल बस आप यहाँ इतना ध्यान रख लीजिएगा कि निकोबार में है ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ऊपर में, सबसे ऊपर में है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उसके बाद भारत नहीं है, इसको कहता है इंदिरा काल। इंदिरा काल, इंदिरा कॉल इसको कहा जाता है, ठीक है, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का नक्शा ये ईस्ट वेस्ट, तो सबसे पश्चिमी है सर क्रीक। सर क्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, इसको कहीं कहीं गुहार मोता भी देता है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आप छोटा सा जाकर के गुहार मोता लिख लीजिए। और सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। किबिथु, इसको कहीं कहीं वालांगू के नाम से, वालांगू एक छोटा सा गांव है वहां पे, तो किबिथु आप इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पूर्वी इलाका भारत का कौन सा है? किबिथु और वालांगू। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम भारत के सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, सबसे पश्चिमी सर क्रीक गुहार मोता और सबसे पूर्वी वालांगू या किबिथु भारत का सबसे अंतिम बिंदु है। इस चीज को हम देखें, चलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सर क्रीक जो गुजरात में है और इंदिरा कॉल जो है आपको लद्दाख में मिलेगा, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में मिलेगा और सबसे पूरब में किबिथु या वालांगू जो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला लाइन लुसेंट का आप ध्यान से देखिएगा, ये लाइन हम क्लियर कर चुके हैं। अब उसके नीचे देखिएगा कोलाबा पॉइंट, मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट एक छोटा सा इलाका है, ठीक है, वो कहां पे है? मुंबई में। कोलाबा पॉइंट कहां पे? मुंबई में, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद कालीमेरू पॉइंट जो है वो तमिलनाडु में। पॉइंट कालीमेरू कहां पे है? तमिलनाडु में। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि कोलाबा पॉइंट, थोड़ा सा कलम जो है हम थोड़ा सा और पतला कर देते हैं ताकि आपको ध्यान से दिखे। ब्लैक ले लेते हैं। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है दोस्त? मुंबई में। उसके बाद है पॉइंट कालीमेरू, तमिलनाडु में। तमिलनाडु से मतलब समझना है लड्डू, तमिलनाडु से लड्डू, टोन आ रहा है लड्डू का, ठीक है। तो काली माता के मंदिर में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? लड्डू। क्या मिलेगा? लड्डू। तो पॉइंट कालीमेरू कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। पॉइंट पेड्रो जाफना द्वीप है श्रीलंका का, जो श्रीलंका के सबसे उत्तर और पूरब में स्थित है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के उत्तर पूरब में सबसे। आपको अगर हम मैप में दिखाएं तो इस चीज को हम बड़ा करते हैं और श्रीलंका जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि जाफना कहाँ है। देखिए यह है श्रीलंका, ये आपको दिख रहा होगा श्रीलंका, और यहीं पे है, यही है, यही जो है यही है पॉइंट पेड्रो, जो श्रीलंका के सबसे उत्तर और पूर्वी इलाके में है। पॉइंट पेड्रो सबसे उत्तर और पूर्वी इलाके में है। चलिए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से बस देखते रहिएगा। श्रीलंका के सबसे उत्तर पूर्व में, अगर आपके पास जियोग्राफिकल मैप होगा तो वहां पे लिखा होगा या एटलस होगा तो वहां खोल के देखिएगा, आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। भारत एवं चीन की सीमा को निर्धारित करने वाला मैकमोहन रेखा लगभग 1914 में, ध्यान से देखिएगा, 1914 में निर्धारित की गई थी, ठीक है। अब देखिए अगला लाइन हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। देखिए दोस्त, यहां इसका कहने का मतलब यह है, जब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैप को जब आप ध्यान से देखिएगा, मैप को जब आप ध्यान से देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश ये लिखा हुआ है कि 1914 में 3 जुलाई 1914 को शिमला सम्मेलन हुआ था। 3 जुलाई 1914 को शिमला सम्मेलन हुआ था। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी। ये उस समय हम लोगों के देश में अंग्रेजों का शासन था। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी। अरुणाचल प्रदेश इस रेखा को नहीं मानता है और भारत इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा मानता है, ठीक है, जो 1914 में निर्धारित की गई थी शिमला में, ठीक है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच है। भारत और चाइना के बीच है। चाइना
चाइना इस चीज को डिनाई करता है, नहीं मानता है कि हम जो है मैकमोहन रेखा, वो बोलता है कि ये ब्रिटिश उपनिवेशों का थोपा गया एक अध्यारोपित सीमा है, इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है, वो अरुणाचल प्रदेश को, ये तिब्बत है, ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है। और आप ध्यान रखिएगा 1962 की लड़ाई, 1962 की लड़ाई चाइना से भारत के साथ हुई थी, तो यही सीमा विवाद के चलते हुई थी। उसके बाद सीज फायर हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1914 भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी 1914 में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, भारत इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आपका अगला लाइन लिखा हुआ है कि काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। चलिए दोस्त, ये लाइन बहुत लंबा है। अगर हम केवल काराकोरम रेंज की बात करें, केवल काराकोरम रेंज की बात करें, तो काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। अगर आप ट्रांस हिमालय का बात करें तो हिमालय जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हिमालय 4 भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद, महान या सर्वोच्च हिमालय, उसके बाद हिमाचल श्रेणी है, उसके बाद शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, तो हिमालय का 4 भाग है। ठीक है, तो इसी को, इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही एक पर्वत आता है काराकोरम। और ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर उसको कहा जाता है जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो लाखों हजारों साल से पिघले ही नहीं है, वहां सूर्य की रोशनी लंबवत नहीं पड़ पाती है, तिरछी पड़ती है। तो जब हम आपको पहाड़ पढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम आपको पहाड़ पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि काराकोरम क्या है। जैसे हम आपको थोड़ा सा अभी अगर झलक दिखाएं तो हिमालय 4 भाग है। हिमालय का कितना भाग? 4 भाग। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, ठीक है, दूसरा का है महान हिमालय, महान हिमालय जो बहुत बृहद चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा है, मकालू है, ये सब के सब, माउंट एवरेस्ट है, ये सब महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। 3 नंबर में हिमाचल श्रेणी, ठीक है, हिमाचल श्रेणी, और 4 नंबर में है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत आते हैं। तो जब हम पर्वत पढ़ाएंगे तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत आते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। वही कैलाश पर्वत जो शिव जी का स्थान है, हेड क्वार्टर है, शंकर भगवान का हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो जब हम आपको ये बताएंगे काराकोरम पर्वत, तब आपको हम ये बात बता देंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप, अगर उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो उपमहाद्वीप दोस्त उसे कहा जाता है जो भारत के या फिर भारत से संबंधित या भौगोलिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, भाषाई क्षेत्र हो, लगभग समान मिले, उसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो पहले आता है द्वीप, फिर आता है उपमहाद्वीप, और उसके बाद आता है महाद्वीप। बात समझ गए? जैसे डीएम के नीचे एसडीएम आते हैं, उसी तरीके से महाद्वीप के नीचे उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप के नीचे द्वीप। बात समझ गए? अगर आप बात करेंगे उपमहाद्वीप में कितने देश है, तो आप थोड़ा सा छोटा सा काम कीजिएगा, वहां B3PN लिख लीजिएगा, यहीं पे B3PN लिख लीजिएगा, B3PN, जिससे आपको पकड़ में आ जाएगा। B3 से 3 को B लिखिएगा, 1 2 3, एगो से भारत, भारत, उसके बाद एगो से भूटान, भूटान, और एगो से बांग्लादेश, बांग्लादेश, और P से पाकिस्तान और N से नेपाल। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। कितने देश? 5 देश आते हैं। यहाँ की राजनीतिक कल्चर और राजनीतिक सीमा और भाषाई, खान पान लगभग एक जैसा, लगभग एक जैसा है, समान नहीं है लेकिन हद तक मिलता है, भाषा भी मिलता है और खान पान भी मिलता है, और थोड़ा सा रीति रिवाज में भी हल्का सा झलक बाउंड्री इलाकों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो काराकोरम जब हम लोग पर्वत पढ़ेंगे वहां पे हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी ध्यान रखिएगा, काराकोरम रेंज को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, B3PN, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहीं पे आप छोटा सा लिख लीजिएगा, B3PN। P से पाकिस्तान, N से नेपाल, 3 गो B, एगो से भारत, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, एक जल विभाजक बनाती है, ग्लेशियर है, 70 किलोमीटर लंबा है, ये काराकोरम रेंज से सबसे लंबा है, और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ये ग्लेशियर है। और ध्रुव देखिएगा, जब हम आपको ये मैप और ये ग्लोब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको हम बताएंगे ध्रुव किसे कहा जाता है। जैसे अगर हम आपको ध्रुव बताएं,
तो देखिएगा, जब हम आपको अक्षांश और देशांतर रेखा बताएंगे, चूंकि डायरेक्ट एक ही वर्ड में लिख दिया है तो अगर आपको नहीं समझ है तो ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री इसको कहा जाता है और इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है, और ऊपर वाले इलाके को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी इलाके को ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इसको ध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वी की रोशनी जो है डायरेक्ट पहुंच नहीं पाती है, लंबवत नहीं, सूर्य की रोशनी जो है लंबवत यहाँ पे नहीं पड़ पाती है, यहाँ पे तिरछा पड़ता है। और पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी भी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है, जिसके कारण सूर्य की किरणें डायरेक्ट ध्रुवों पे नहीं पड़ पाता है, और ध्रुवों पे नहीं पड़ पाने के कारण ध्रुव पे हमेशा बर्फ जमा रहता है और हमेशा बर्फीला क्षेत्र होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्त, चूंकि ये भूगोल है और हर एक चीज हमको नक्शा पे देखना है, समझना है, तो थोड़ा सा आप इरिटेट नहीं होइएगा। इरिटेट होइएगा तो बताइएगा, अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि हम इरिटेट हो रहे हैं, हम आपको इरिटेट होने ही नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला लाइन लिखा हुआ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 1896 में क्या पाकिस्तान नाम का कोई देश था? कोई नहीं था। ये पाकिस्तान बना है 1947 में। 1947 में पाकिस्तान एक देश बना। ठीक है, अब बात 1896 की हो रही है, तो आप देखिएगा ये 1896, कहीं कहीं 1893 भी देता है, तो आप कुछ नहीं करिएगा, आप यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा 1893 लिख लीजिएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा निर्धारित की गई है जो 1893 में या 1896 में निर्धारित की गई थी, सर डुरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अगर आप मैप को देखिएगा ध्यान से, मैप को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहले ये पाकिस्तान नहीं था। आप 1893 की बात कर रहे हैं, 1893 की बात कर रहे हैं या 1896 की बात कर रहे हैं। इस समय पाकिस्तान नहीं था, ये टोटल के टोटल इंडिया था। क्या था दोस्त? ये टोटल के टोटल भारत था। ठीक है, अब जो है उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये सब के सब इंडिया था। ठीक, इंडिया भारत था, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये जो है भारत से सीमा साझा करता था, और यहाँ पे आपको अफगानिस्तान देश मिलेगा, तो ये अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा था। ठीक है, अब जो है 1947 के बाद, 1947 के बाद ये इलाका पाकिस्तान चल गया, तो ये जो है ये सीमा रेखा जो है जो सर डुरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी, अब वो जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर? तो आप इसको मैप में समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अब यह रेखा भारत कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, अगला है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 को, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। बहुत सारे लोगों का वो रहता है कि दिखता नहीं है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। अब ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं, अगला लाइन क्लियर करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 2x पे करिएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सर रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब ये सर रेडक्लिफ रेखा निर्धारित कर रहे थे, तो यह निर्धारित करने की इनकी पद्धति थी, बीच में जितने रेलवे स्टेशन थे, जितने रेलवे स्टेशन थे, तो मैप में सभी रेलवे स्टेशन को ये रखें और सभी रेलवे स्टेशन को क्या कर दिए, खींच करके लाइन ये ऐसे ऐसे करके, यहाँ रेलवे स्टेशन, या रेलवे स्टेशन कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन, जहां भी पुलिस स्टेशन आपको था, तो ये पुलिस स्टेशन, सॉरी मुंह से निकल गया रेलवे स्टेशन, तो ये आदत थोड़ा सा ऑफलाइन में लगातार बोलने की है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी इलाके में पुलिस स्टेशन पड़े, उसी पुलिस स्टेशन के रेखा को मिला करके कह दिया गया कि अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, तो 1947 में कौन नहीं जानता है कि हमारा देश आजाद हुआ और उसी समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बच्चा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मिलेगा
भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। कौन सी नदी? काली नदी। ज्योग्राफिकल मैप में जब हम ये आपको नदी भी पढ़ाएंगे तो वहां पर भी आपको बताएंगे भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच एक काली नदी सीमा बनाती है। आप अपने एटलस या ज्योग्राफिकल मैप में देखिएगा तो आपको वहां पे काली नदी मिल जाएगी। ठीक है, इस साइड नेपाल है और इस साइड भारत है, भारतीय राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, तो काली नदी दो देशों के साथ सीमा बनाती है, एक है नेपाल, एक है उत्तराखंड या भारत है। ठीक है, काली नदी बह रही है, काली नदी बह रही है। इस साइड इंडिया है और इस साइड नेपाल है। ठीक है, इसी तरीके से ये सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अगला लाइन, पटकाई बूम की पहाड़ी भारत और म्यांमार को अलग करती है। भारत और म्यांमार को पटकाई बूम की पहाड़ी अलग करती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये म्यांमार है और ये जो है भारत है, इस साइड म्यांमार, इस साइड भारत। तो यहाँ पे पटकाई बूम की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? पटकाई बूम की पहाड़ी। तो एक साइड पटकाई बूम जो है नेपाल से भी, नेपाल कह रहे हैं, म्यांमार से भी, और एक साइड भारत से भी सीमा साझा करती है। आपके पास जियोग्राफिकल मैप होगा, वहां पे देख लीजिएगा, नहीं तो हम जब पहाड़ पढ़ाएंगे तो ये सब बात पढ़ाएंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम जियोग्राफिकल मैप नहीं खोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई बूम की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण में श्रीलंका पाक जल संधि तथा मन्नार के द्वारा, मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होता है और पाक जलडमरू के मध्य में ही है राम सेतु। चलिए इस पे डिस्कस थोड़ा सा हम कर लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैप है, ठीक है, ये मैप। ओहो, आप जो है थोड़ा सा सब्र रखिए। पाक स्ट्रेट, ये आपको श्रीलंका दिख रहा होगा। ठीक है, ये श्रीलंका दिख रहा होगा। तो श्रीलंका के पश्चिम में, श्रीलंका के पश्चिम में ये जो है मन्नार की खाड़ी है। क्या है? मन्नार की खाड़ी है। और यहाँ पे है पाक जल संधि, पाक जल संधि जो श्रीलंका और भारत के बीच में है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, और यहीं पे है राम सेतु, ये वाला इलाका राम सेतु है। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल मैप में आप खोलिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, जब हम जल संधि पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारा है जल संधि। ठीक है, सुंडा जल संधि है, पाक जल संधि है, चैनल भी आपको हम पढ़ाएंगे, तो वहां पे ये सब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम आपको इस चीज पे ज्यादा नहीं अंदर तक ले जा पा रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका के बाद भारत दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। हम बोले हैं इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप हमारे ग्रेट निकोबार द्वीप से सटा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये सब चीजें। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो हम आपको ये बात बता चुके हैं। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद से निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब ये जो है बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, और ये अच्छा टॉपिक है और एक लाइन में आप इसको समझ भी नहीं सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या होता है, 82.5 डिग्री क्या होता है। अब आपको हम अगला जब भी वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये देशांतर और अक्षांश के बीच अंतर बताएंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 82.5 डिग्री कैसे भारत का मानक समय हो गया। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।